नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर महासंकट छाया हुआ है। तूफान, राजनीतिक तूफान वहां पर आया हुआ है। लगता है उससे उबर पाना इसके क्षत्रपों के लिए अब आसान नहीं रह गया है। पवार का पावर भी यहाँ काम करते नहीं दिख रहा। उद्धव ठाकरे के सामने तो अपनी पार्टी को बचाए रखने की चुनौती आ खड़ी है। फिलहाल हम आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आज की 3 बड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सभी तस्वीरें फिलवक्त महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र बन चुकी हैं। पहली तस्वीर है गुवाहाटी की, जिसमें शिवसेना के वो विधायक हैं जो आज ही एकनाथ शिंदे के कैंप में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि शिंदे के पास 41 विधायकों सहित कई निर्दलीय विधायक भी वहां पर गुवाहाटी की होटल में मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर इस बागी गुट से मिलने पहुंचे असम के मंत्री अशोक सिंघल के काफिले की। अशोक सिंघल हेमंत बिस्वा सरकार में मंत्री हैं। और अब ये जो तीसरी तस्वीर है वो भी गुवाहाटी की है, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महाराष्ट्र की इस पूरी सियासी कवायद की मुखालफत जोरदार तरीके से करते नजर आ रहे हैं। इस बीच संजय राउत का कहना है कि अगर फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा में तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कि जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है सबको पता चलेगा। देखिए जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है सबको पता चलेगा। इधर महाराष्ट्र में साहिब की सरकार के संकट में होने के बावजूद संजय राउत का दावा है कि गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के विधायकों में से 20 के साथ वो संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि शिव सैनिक आखिरी समय तक लड़ते रहेंगे। आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमसे हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है। पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे संजय राउत, जो शिवसेना के जो प्रमुख हैं, उद्धव ठाकरे के लेफ्टिनेंट माने जाते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट माने जाते हैं और वो इस लड़ाई को सामने आकर लड़ रहे हैं। लगातार वो लगे हुए हैं। शिवसेना का जो बयान है उसका अधिकृत बयान संजय राउत की तरफ से मिलता है। न्यूज इंडिया हमेशा जो है ग्राउंड जीरो की जर्नलिज्म करता है, यानी जहां पर भी ग्राउंड जीरो पर जो भी एक्टिविटी है वहां हमारे रिपोर्टर्स उस वक्त मौजूद होते हैं। इस वक्त भी हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, मेरे सहयोगी जो हैं, रवि सराफ गुवाहाटी में और पीयूष शर्मा मुंबई में मौजूद हैं। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव साहब जो एनसीपी के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुशलेंद्र शर्मा शिवसेना के नेता और गुलरेज शेख साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष, सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, मुंबई में क्या हलचल है? सर, मुंबई की जो हलचल है वो मातोश्री ये सामने हमारे है। हम चाहेंगे कि कैमरे में हम दिखाएं। मातोश्री में कई जो विधायक हैं, आमदार हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, मुलाकात की है। लेकिन बाकी जो वर्चुअल बैठक है वो बैठक चल रही है। ये निर्णय लिया जा रहा है कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि सत्ता तो जा रही है, कुर्सी तो जा रही है, लेकिन अब पार्टी को बचाना
सबसे बड़ी फिराक है। और ऐसे में एक तरफ एकनाथ शिंदे, उनकी सियासी गणित चल रही है, दूसरी तरफ पार्टी बचाने की अब जो कशमकश है उसमें उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं। और इस पूरे चक्रव्यूह को अगर देखें तो दुष्यंत कुमार की कविता है, उसकी लाइनें इन दोनों पर बहुत सटीक होती दिखाई दे रही हैं। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुमको फिर भी यकीन नहीं, तुम्ही से प्यार जताएं और तुम्ही को खा जाएं, अदीब यूं तो सियासी हैं लेकिन कमीन नहीं। तो यही कुछ चल रहा है सर यहाँ पर इस वक्त। शुक्रिया पीयूष, आपके पास आएंगे, लौटेंगे। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, ये पीयूष जो है वो मुझे नहीं पता एनसीपी के लिए बोल रहे हैं, शिवसेना के लिए याद कर रहे हैं दुष्यंत कुमार जी, क्योंकि कमाल है फिर भी यकीन नहीं। जमीन क्या खिसक गई है क्या शिवसेना सरकार की? देखिए, जहाँ तक बात महाविकास अघाड़ी की है जी, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक हैं वो पूरी तौर से महाविकास अघाड़ी के साथ है और हम लोग सब यूनाइटेड जी। ये जो मामला है, चूंकि ये शिवसेना और उनके विधायकों से जुड़ा हुआ है जी, तो इसमें हम लोगों की अपनी भूमिका बहुत ही सीमित है। ये सारा मामला शिवसेना के परिवार का है, उन लोगों को तय करना है। महाविकास अघाड़ी का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसके तहत ही हम लोगों ने निश्चित किया था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। आज भी हम लोग उस बात पे अडिग हैं। ये तय करना है शिवसेना को कि उनको आगे क्या करना है। जब तक कि गठबंधन रहेगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ अपने विधायकों के साथ इस गठबंधन का हिस्सा है और इससे हम लोग जुड़े हुए। सर ये बात ठीक है कि इसमें जो बागी विधायक हैं वो शिवसेना के हैं, लेकिन जिस छत के नीचे आप बैठे हैं वो छत गिरेगी तो आप पर भी नुकसान होगा ना। एनसीपी उस सरकार में शामिल है। क्या मैं ये मानूं कि आप सिर्फ इसे शिवसेना का मसला मानते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा इसमें अगर सरकार गिर गई तो? नहीं, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि मैं तो दूसरी बात कहता हूँ कि इस नाव के हम सब सवारी हैं जी। अगर नाव डूबेगी तो उसका प्रभाव हम लोगों पे भी पड़ेगा, इससे कौन इनकार कर सकता है, तो हकीकत है जी। लेकिन राजनीति में चूंकि शिवसेना और उनका नेतृत्व इस पूरे मसले को अपने ढंग से देख रहा है, उसको हल करने का समाधान ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनको उनकी क्या बिसात उन्होंने बिछाई है, किस प्रकार से किन लोगों से क्या बातें कर रहे हैं, ये तो उन तक सीमित है ना। इसमें एक राजनीतिक दल के रूप में हमारी भूमिका है, निश्चित है, लेकिन कब है जब शिवसेना की तरफ से इस ढंग की कोई बात आती है भाई आप लोग भी आगे बढ़ के कुछ करिए, तो निश्चित रूप से किया जाएगा, क्यों नहीं करेंगे हम जी। हम लोग इस महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, इससे इनकार नहीं करते हम लोग जी। मेरे सहयोगी रवि सराफ गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, वहां पर मौजूद है। रवि, वैसे तो असम में बाढ़ आई हुई है, लेकिन मैंने सुना कि गुवाहाटी के होटल में ही ये नाव को छेद करने या डुबोने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल विजय जी, देखिए इस तरह की सिनेरियो जो है बना हुआ है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि जब विधायक महाराष्ट्र के इस वक्त इस होटल में मौजूद हैं, रेडिसन होटल में, तो असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल जो हैं पिछले 1 घंटे से इस होटल के अंदर मौजूद हैं जी। असम पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस होटल में मौजूद हैं। तो एक जो बैक सपोर्ट की बात आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की कि भाजपा कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट में एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी है, वो अब दिखने लगा है, क्योंकि अगर असम सरकार के मजबूत और कद्दावर मंत्री अशोक सिंघल यहाँ पहुँचते हैं और तकरीबन 1 घंटे ज़्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार उनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक जो तमाम विधायक उनसे हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि जो बैक डोर वाली जो बात आ रही थी वो क्लियर हो चुकी है। रवि, कितने विधायक अभी वहाँ पर मौजूद हैं? आपको आइडिया कितने विधायक वहाँ मौजूद हैं एकनाथ शिंदे? देखिए अगर संख्या बिल्कुल विजय जी देखिए, अगर एकनाथ शिंदे के साथ अगर विधायकों की बात करें तो 40+ विधायक इस वक्त जो है इस होटल में मौजूद हैं। मैं जब यहाँ पहुँचा कल गुवाहाटी, तब से लेकर अब तक 7 विधायक जो हैं वो आ चुके हैं, जिसमें 5 विधायक शिवसेना के हैं, 2 विधायक निर्दलीय मौजूद हैं। और आपको यहाँ के बाहर की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले टीएमसी का भी प्रोटेस्ट हुआ था। अचानक टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच गए, तो हमने जानने की कोशिश की कि भाई टीएमसी का इससे पूरा क्या लेना देना है। तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम शिवसेना के समर्थन में खड़े होने नहीं आए हैं, हमारी मांग ये है कि आज असम जो है डूब रहा है, बाढ़ ग्रसित है, और मुख्यमंत्री जो है दूसरे राज्य के विधायकों के यहाँ पनाह दिए हुए हैं, उनके लिए भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं, होटल के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, पर जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, जो मर रहे हैं, जो भूखे हैं, जिन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उनके लिए मुख्यमंत्री नहीं सोच रहे हैं, दूसरे राज्यों के विधायकों के लिए सोच रहे हैं और खरीद फरोख्त करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पूरे मसले में टीएमसी भी कूद चुका है, क्योंकि स्थानीय यूनिट यहाँ का बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पश्चिम बंगाल भी यहाँ से सटा हुआ मामला है, तो ऐसे में टीएमसी की भी एंट्री हो जाती है। और फिलहाल तमाम विधायक
विधायक जो है इस वक्त होटल के अंदर मौजूद हैं। असम के मंत्री मौजूद हैं, बड़े यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, तो ये वो भी मौजूद हैं। रवि, मेहमान नवाजी कितने दिन चलेगी, कुछ खबर है? देखिए, मेहमान नवाजी जब तक आंकड़े पूरा बहुमत तक नहीं पहुंच पाता है, एक नाथ शिंदे के पास जब तक पूरा बहुमत नहीं मिल पाता है, इनके आंकड़े जब नहीं जुट पाते हैं, तब तक ये कहा जाए कि इस होटल में जो है इसी तरह से मेहमान नवाजी चलती रहेगी। और दूसरी एक बड़ी बात ये भी आ रही है कि यहाँ से भी विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है। महाराष्ट्र के सटे हुए राज्यों में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहाँ पर यहाँ से तमाम विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि दूरी महाराष्ट्र से जो है गुवाहाटी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे में ये भी एक प्लानिंग चल रही है। ठीक है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि जो एकनाथ शिंदे हैं, सीएम उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे की खुली चिट्ठी सामने आई है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में लिखा है कि हमारी समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं हुई। राम मंदिर शिवसेना का भी मुद्दा था, इसका भी जिक्र उसमें चिट्ठी में किया गया है। चिट्ठी में सिर्फ आदित्य ठाकरे को अयोध्या भेजने पर भी सवाल उठाया गया है। आपको याद होगा पिछले दिनों आदित्य ठाकरे अयोध्या पहुंचे थे और राम जन्मभूमि पर दर्शन करके आए थे, जबकि उससे पहले खबर थी कि शिवसेना के विधायकों को मना किया गया। शेख साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। शेख साहब, एक तो मैं किसकी तरफ से शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी पार्टी मेहमान नवाजी में बहुत माहिर है। तो असम में आप महाराष्ट्र के जो बागी विधायक हैं उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। ये मेहमान नवाजी कितने दिन चलेगी और इसका क्या मायने हैं? इस बारात का दूल्हा कौन बनेगा जब ये बारात रवाना होगी? तो देखिए विजय जी, इसी प्रकार की बातें और जिस प्रकार के आक्षेप अभी लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही मैंने डिबेट्स उस समय भी फेस किए थे जब सचिन पायलट बैठे थे हरियाणा में आकर। वो कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, अंततोगत्वा क्या हुआ? नहीं, लेकिन हर बार सर, मैं आपकी पार्टी को जानता हूँ, आपकी पार्टी का मिशन हर बार थोड़ी फेल होगा। राजस्थान में हो गया, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन कमल नहीं, ऑपरेशन टाइगर चल रहा है शिवसेना का। क्योंकि आप ये देखिए कि जितने भी बागी विधायक कहे तथाकथित रूप से, वो शिवसेना के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो आइडियोलॉजिकल बात कर रहे हैं, वो शिवसेना के जो मुद्दे हुआ करते थे, बाला साहेब की जो बात हुआ करती थी, वही कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन टाइगर दिख रहा है मुझे। और अब ये बात उठना चाहिए, हमको आपस में अगर संवाद करना है पॉलिटिकल एनालिसिस के दृष्टिकोण से, तो हमको ये पूछना चाहिए कि ये उद्धव सेना है या शिंदे सेना है। और इसका उत्तर हमको शिवसेना को देना चाहिए कायदे से कि उद्धव सेना या शिंदे सेना। क्योंकि मुझे लगता है कि यदि ऐसी जिस दिशा में चीजें जा रही हैं, संभवतः हो सकता है कि सिंबल सहित पूरी शिवसेना इन लोगों को मिल जाए। और जो अभी मुझे टाइगर लड़ता हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है पार्टी बचाने के लिए, ना कि सरकार बचाने के लिए। जी, तो आप किस में शामिल हैं? पार्टी को बचाना चाहते हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, या सरकार को गिराना चाहते हैं? अच्छा, एक चीज़ समझाइए शेख साहब, मुझे छोटा सा बात बताइए कि यदि ये विधायक एकजुट हो जाते हैं एकनाथ शिंदे के साथ और एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मिलकर सरकार बनाएगी, या कहेगी कि नहीं, अभी हम तो आपसे बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि आपने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया है? आपके भाई तो रहे हैं ना, आज नाराज हुए हैं आप उनसे। देखिए विजय जी, बड़ी स्पष्ट बात है कि हम एक एक्टिव पॉलिटिकल दल हैं, और एक्टिव पॉलिटिकल दल के नाते जो भी राजनीतिक रूप से करना होगा समय आने पर करेंगे। लेकिन अभी तो हम ठहरो और देखो की नीति पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर की समस्या है। जो कुछ भी परिणाम सामने आएगा, वक्त के को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। जी, श्रीवास्तव जी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? जी ब्रजमन जी। के पहले चाल, चरित्र, चेहरा, सुचिता और राजनीति में भ्रष्टाचार को पूरी तौर से समाप्त करेंगे बात करती थी। अभी शेख भाई को जब मैं सुन रहा हूं तो मुझे लगा कि ये सारी बातें अब पूरी तौर से दूर जा चुकी हैं और ये भी अब उसी राजनीति का हिस्सा हो चुके हैं जिसकी ये आलोचना करते थे या जिसको हटाने का इन्होंने देश की जनता से वायदा किया था। इसको यूं बोलिए ना, जो आप किया करते थे राजनीति, अब उसी रास्ते पर ये आ गए हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो ये तो उनको ही चैलेंज करते थे ना। इनका मूल उद्देश्य ये था कि चूंकि ये जो दीगर पार्टियां, इन्होंने देश में बहुत भ्रष्टाचार कर दिया है, राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, तो सुचिता की बात करते थे और यही बात कहकर देश की जनता से उन्होंने वोट लिए। तो अब आज देश की जनता को सही चेहरा दिख रहा है कि ये भी वही निकले। ये खाली बात करने के लिए इन्होंने बात की थी, इसमें हकीकत कुछ नहीं थी। मतलब दूसरे शब्दों में कहूं कि जनता के साथ धोखा हो गया, क्योंकि ये भी वही निकले हैं।
अब दूसरी बात एक और इससे जुड़ी हुई आ रही है विजय भाई, जो बहुत ही गंभीर है। जी सरकार किसकी रहेगी किसकी नहीं रहेगी, मुद्दा ये नहीं है। इस समय ईडी क्या कर रहा है? जी चार्टर प्लेन से लोगों को सूरत से असम लाया जाता है, 80-80 कमरे लेकर 5 स्टार होटल में रखा जा रहा है। आखिर ये पैसा कौन खर्च कर रहा है? ये मुद्दा बहुत अहम है। ईडी सोया हुआ है, सीबीआई सोया हुआ है, इनकम टैक्स सोया हुआ है। ये है क्या एजेंसियां? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये शायद एजेंसियां इसलिए डरी हुई हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वो शुचिता की अब बात करना उन्होंने बंद कर दिया है, तो ये बेचारी एजेंसियां अभी क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं। तीसरा मुद्दा ये खड़ा हो रहा है जिसके लिए टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पे आंदोलन कर रहे हैं कि पूरे असम में इस समय बाढ़ पीड़ित है। असम लाखों लोग बेघर बाहर हो गए, उनको इस समय रहवासी की जरूरत है, उनको भोजन की जरूरत है। तो पूरी सरकार इस समय आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो तो इस मामले में अनुभवी व्यक्ति हैं, कांग्रेस छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो उनके नेतृत्व में इन लोगों की सेवा हो रही है। और जो मूल मतदाता है असम का, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। सर, इस पे भी भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी आपने का कोई ठीक नेता बात बोलने की। को दो तैयार सवाल नहीं है। आपने जो बात कही है उसमें से दो सवाल मुझे समझना है आपसे। एक सवाल तो यह कि आपने कहा कि जो 80 कमरे 50 कमरे जो भी हैं वो बुक किए गए, किसने बुक किए, इस पर ईडी क्यों नहीं कर रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब वो कर्नाटक में कांग्रेस के लोगों ने कमरे बुक किए थे और वहाँ ईडी पहुँच गए थे कांग्रेस के एक बड़े लीडर के घर पे, तो आप नाराज़ हो रहे थे कि ईडी क्यों पहुँच गया। अब आज ईडी नहीं पहुँच रहा तो आप नाराज़ हैं। तो ये नाराज़गी कब कहाँ होती है आपकी, ये नहीं समझ आ रही। दूसरी बात मैं जो महत्वपूर्ण समझना चाहता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति में सर, कि शरद पवार साहब को हिंदुस्तान की राजनीति का चाणक्य समझा जाता है। और वो 2019 भी याद कीजिए कि जब सुबह सुबह शेख साहब ने की पार्टी ने शपथ ले ली थी, लेकिन पवार साहब का पूरा पॉलिटिकल जो मूव था उसने उस सरकार को गिरा दिया और नई सरकार आपकी बन गई जो आज चल रही है। तो आज पवार साहब की पावर काम नहीं कर रही या वो उससे अलग हो गए हैं, क्या है, कुछ समझाइए ना मुझे। देखिए कि पवार साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी दिल्ली में की थी 2 दिन पहले, उसको उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया जी। उन्होंने 2-3 बातें कही थी। एक ये कहा था कि हम लोग महाविकास अघाड़ी का अभिन्न अंग हैं और हम लोग महाविकास अघाड़ी में शिवसेना के साथ हैं। जी। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि चूंकि ये मामला शिवसेना के अंदरूनी मामला है, उन लोगों को इस मामले में तय करना है और अगर ऐसा लगेगा कि कहीं उनको जरूरत है, अगर बताया जाएगा तो हम उनके साथ। सर ये बात ही मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला क्यों है। संकट तो महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार पर संकट है। ये शिवसेना पर संकट नहीं है ना केवल। आप भी सोच रहे हैं कि शिवसेना टूट जाएगी, ऐसा आप सोच रहे हैं? जो शेख साहब का जो निशाना है वहीं पर आप सोच रहे हैं कि ये पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि तभी तो ये अंदरूनी संकट हुआ ना। सर सरकार का संकट तो आपका भी संकट है, ये अंदरूनी संकट क्यों कह रहे हैं? विजय भाई, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी इस मामले को बेहतर तरीके से हल कर लेंगे, इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। क्योंकि हमको उन पे पूरा विश्वास है, तो अभी हमारी तरफ से कुछ करने का औचित्य ही नहीं है। अगर हमको उन पे अविश्वास होता या हमको उनकी क्षमताओं पे अविश्वास होता तो निश्चित रूप से हम एक्ट करते। अभी मैंने भी आपके चैनल पे संजय राउत साहब को चुना, उन्होंने कितने स्पष्ट तरीके से कहा। वो संजय राउत साहब एक वरिष्ठ राज्यसभा के सदस्य हैं और अच्छी राजनीति को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाला साहब ठाकरे के साथ उन्होंने काम किया है, वो जानते हैं, इस पार्टी को जानते हैं, पार्टी के लोगों को जानते हैं। जब वो विश्वास के साथ कोई बात कह रहे हैं तो उस पर अविश्वास करने का कारण हम लोगों के स्तर पे मुझे लगता नहीं होना चाहिए और ना हम लोगों को उस पर अविश्वास। जी शेख साहब के पास आऊं, पीयूष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का ये वार जो है इस बार काम आएगा या 2019 की तरह से कुछ फिर गड़बड़ हो जाएगी? अभिषेक साहब आपके साथ थे और अभी बैठे हुए हैं और मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पर आपके जरिए कि वो कह रहे हैं कि हम राजनीतिक दल हैं, हम स्थितियों का अवलोकन करेंगे, देखेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में है वो भी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन महाराष्ट्र में जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर चुप्पी नहीं है। पोस्टर लग गए हैं देवेंद्र फडणवीस के, इस पर क्या कहना है उनका? जी देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि हमारा कार्यकर्ता उत्साहित होगा, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर है। वो जो घटनाक्रम हो रहा है उसको उत्साहित होना उसका निश्चित बात है। कोई ये ऐसी बात नहीं है कि पहली बार किसी दल में हो रहा हो, तो वो उत्साहित है। लेकिन पार्टी जो है
वो अभी कुछ नहीं कह रही, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। जब कुछ होगा वहां से या कोई प्रपोजल आएगा तो हम उस हिसाब से रिएक्शन करेंगे। ठीक है। अभी कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि बैठे नहीं है विजय जी, तो उनकी तरफ से एक टिप्पणी मैं ही कर देता हूं साहब। इन्होंने कमलनाथ जी को भेजा है संकट को सुलझाने के लिए, तो इतना ही कहूंगा कि माचिस को कांग्रेस से भेजा है आग बुझाने, आगे क्या होगा खुदा ही जाने। जी आप खुदा तो सब जानता है, ऊपर वाला सर, सब देख रहा है। शेख ऑपरेशन साहब लोटस तो आपने शुरू किया इस है। पर चर्चा करेंगे अभी। सर ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, बोला मैं। ठीक है, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे जी। मुंबई की सड़कों पर लगे फडणवीस साहब के जो पोस्टर्स हैं वो फिर सीएम बनने की संभावना पर बधाई दे रहे हैं। इसके पोस्टर्स लग गए मुंबई की सड़कों पर, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की या बनने की संभावना पर बधाई दी जा रही है। एक और संकेत है कि आगे क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, और मैरीन ड्राइव के पास जो समुद्र में उछाल आ रहा है, क्या वो सह्याद्री तक पहुंचेगा, ये सब आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को लेकर बधाई देने के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी हो गई है। सरकार गिरी नहीं है अभी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो है लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं और उनके नारे लग रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब इसके मास्टरमाइंड भी हैं इस पूरे ऑपरेशन लोटस, जिसे लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ऑपरेशन लोटस की बात कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं, तो ऑपरेशन लोटस के जो मास्टरमाइंड है उनका नाम बताया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस। और उनके पोस्टर आप देख रहे हैं, उनके होर्डिंग्स आप देख रहे हैं, जिसमें सरकार गिरने से पहले महाराष्ट्र की जो अघाड़ी पार्टी है उसकी सरकार जो है उसको लेकर संकट बना हुआ है। महासंकट हो गया है, एक्चुअली महाराष्ट्र में महासंकट चल रहा है और राजनीतिक तूफान है। एक बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना के लिए और भी मुश्किलें बढ़ सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि शिवसेना के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। अभी विधायकों की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। उसमें सांसद राजन विचारे, भावना गवली बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कृपाल तुमाने और राजेंद्र गावित को समर्थन का भी दावा किया गया है। तो 4 सांसद शिवसेना के वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, उनके संपर्क में हैं, और ये शिवसेना के लिए और मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसका मतलब है कि ना केवल शिवसेना सरकार संकट में, बल्कि शिवसेना की पार्टी भी संकट में पड़ सकती है। और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं लगता कि जब शिवसेना के जो बागी नेता है वो चुनाव आयोग तक भी पहुंच सकते हैं शिवसेना पर, पार्टी पर दावा करने के लिए। क्योंकि ये बड़ी बात है, विधायक और संसदीय दल दोनों में यदि टूट हो रही है तो वो शिवसेना का राजनीतिक संकट दिखा रहा है। ये एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार को। हमारे साथ कुशलेंद्र शर्मा साहब भी जुड़ गए हैं, शिवसेना के नेता हैं। कुशलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहता हूं, अब ये संकट और बढ़ गया है क्या? शिवसेना सरकार के साथ साथ अब शिवसेना की पार्टी में भी टूट होने की जो आशंका दिख रही है कि आपके 4 सांसदों का समर्थन या संपर्क जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हो रहा है। सेना मजबूत थी और मजबूत रहेगी, पहली बात। और शिवसेना का निर्माण निश्चित रूप से, अगर हम गणित की भाषा में अगर हम समझ पाए, तो विधायक और सांसद के आधार पर आप कुछ भी कह सकने में सक्षम हैं। किंतु मेरा मानना है कि शिवसेना करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र है। शिवसेना, ये 4 नाम करोड़ों शिव सैनिकों ने बनाया है और इसे बनाने में 56 साल लग गए। इसलिए महज 4-5 विधायक, 1-2 सांसद को इधर उधर होने से शिवसेना पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि शिवसेना और तेज गति से बढ़ेगी। आज हमारे विधायक सांसद हैं, किंतु जब शिवसेना की स्थापना हुई थी, बाला साहेब ठाकरे ने जब स्थापना की थी, तब तो हमारे पास विधायक भी चंद हुआ करते थे, लोकसभा के सांसद भी चंद हुआ करते थे। किंतु पार्टी आज बढ़ी है। जो गद्दार हैं शिवसेना के, जो शिवसेना को छोड़ करके आज जाना चाहते हैं, शिवसेना पुनः उठ खड़ी होगी, क्योंकि शिवसेना शिवसैनिकों के बल पर होता है। शिवसेना में विधायकों की कोई चलती नहीं होती। शिवसेना में हमारे जो प्रातः वंदनीय बाला साहेब ने हमारे शिव सैनिकों को सिखाया है, शिवसेना हमारी ताकत है, शिव सैनिक हमारी ताकत है। विधायक को हम पुनः जिता लेंगे, सांसद को हम पुनः जिता लेंगे, किंतु शिव सैनिकों का ताकत हमारे पास रहना चाहिए। आज शर्मा साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पार्टी में करोड़ों लाखों कार्यकर्ता हैं, लेकिन क्या जो आपने बात कही उसका मतलब मैं ये मानूं कि आपको भी ये खबर है कि ये सांसद जो हैं बीजेपी के संपर्क में है, विधायक जो हैं वो आपका साथ छोड़कर चले गए हैं? मतलब आप इसको सही मान रहे हैं, इस खबर को, इसको आप पुष्टि कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं?
पुष्टि करने की बात नहीं है। और ये बात सच है कि एक सांसद तो एकनाथ शिंदे जी के उनके बच्चे हैं, तो वो तो साथ रहेंगे ही, साथ में राजन बिचारी जी भी दिख रहे हैं। तो अभी शुरुआती दौर में जो आपके पास पुख्ता जानकारी मिल पा रही है, ये तो एक दो सांसदों की बात है। बाकी चीजें हम देखेंगे, अभी तो फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। लोग मुंबई महाराष्ट्र की धरती पर आएंगे और तब उद्धव हो सकता है उद्धव साहब से बात हो, और तब देखी जाएगी। जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो शिवसेना देखेगी। ये तो आप जब फ्लोर टेस्ट का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे राज्यपाल के पास, विधानसभा के अध्यक्ष के पास, की सेशन बुलाया जाए और वो फ्लोर टेस्ट में अपना जो बहुमत है वो साबित करें? पहले तो बहुमत साबित करना उनको है जो हमें छोड़ करके गए हैं जी। पहले तो उन्हें दिखाना है, वे बागी गुट हैं, उनके पास पूरी ताकत है या नहीं है, पहले उनको साबित करना होगा। और वो साबित करने के लिए महाराष्ट्र की धरती पर आना पड़ेगा। महाराष्ट्र की धरती पर आएंगे तो हमारे जो पक्ष प्रमुख हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो उसके साथ मिल बैठ करके बात करेंगे। जो परिस्थितियां आएंगी उन परिस्थितियों से सामना होगा। जी शेख साहब, अभी आप कह रहे थे कि आपका कोई लेना देना नहीं, अब कुछ सांसद जो है वो आपके साथ संपर्क में है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और शर्मा साहब ने भी इस पर जिक्र किया है कि हाँ कुछ सांसद जो है उनके संपर्क में हो सकते हैं। क्या है खबर? कुछ खबर ही बता दीजिए, इसमें क्या इतना चोरी छोपी बात कर रहे हैं? खाना आप खिला रहे हैं, चाय आप पिला रहे हैं, संपर्क में आप हैं कि सांसदों वाले विषय के ऊपर। देखिए, सुबह से ये समाचार चल रहे हैं विजय जी कि सांसद शिंदे जी के संपर्क में है, इसके संपर्क में है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, शिवसेना के अंदर व्यापक टूट है, एक उबाल है। आपने देखा होगा कि शिंदे साहब ने करीब 2 घंटे पहले एक चिट्ठी भी साझा की है जो विधायकों की तरफ से है, जिसके अंदर उन्होंने कई प्रश्न उठाए, क्योंकि जो कार्य पद्धति थी उद्धव साहब की, ठीक है। आपके पास आता हूं शेख साहब, आपकी आवाज कट रही है। पीयूष, क्या आपको लग रहा है कि शिवसेना टूट की तरफ बढ़ रही है? सरकार पर संकट तो है ही, लेकिन क्या शिवसेना पार्टी के तौर पर भी टूट सकती है? ऐसी खबर आपको दिख रही है वहां पर मुंबई में? खबर साफ मुंबई में दिखाई दे रही है कि शिवसेना जो पार्टी है वो पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई है। और उद्धव ठाकरे के लिए इस वक्त संकट जो है वो एकमात्र अपनी कुर्सी बचाना नहीं है, अब तो संकट ये हो गया है कि पार्टी बचाना है। और पार्टी बचाने की जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि जो सांसद हैं वो भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आते जा रहे हैं। और 4 सांसदों के तो नाम भी आ चुके हैं कि वो एकनाथ शिंदे के पूरी तरह से समर्थन में हैं। अब बाकी बचे सांसदों को बचाना है, उनको रोकना है, क्योंकि खबरें तो ये भी मिल रही है कि 18 सांसद 17 संपर्क में है एकनाथ शिंदे के। एकनाथ शिंदे के संपर्क में है 18 सांसदों में से 17 सांसद। ये तो बहुत बड़ी खबर पीयूष आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि सांसद वहां पर हैं। और एक चीज और समझाइए, ये जो होर्डिंग्स लग गए हैं देवेंद्र फडणवीस साहब के मुख्यमंत्री बनने की बधाई के लिए, उनके संभावना को लेकर, तो ये कुछ जल्दी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में? पिछली बार तो शपथ ले ली थी, तब भी वो जाना पड़ा था। पिछली बार जब शपथ ली थी तो बहुत से मीडिया कर्मी अभी नींद से ही नहीं उठ पाए थे कि शपथ की खबर आ गई थी जी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से एकदम चुप्पी साधे हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे एक के बाद एक जो उसके कार्यकर्ता हैं उनकी उत्सुकता जो है वो सामने आती जा रही है। पोस्टर लगाने का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुप्पी साधे हुए है, महाराष्ट्र में कुछ बोलने से भाग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे बैकडोर के गेम को देखिए कि विधायक निकलता है तो जाता कहाँ है? गुजरात शासित भारतीय जनता पार्टी, गुजरात से कहा गया? शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। है वो जो खबरें आ रही हैं कि गोवा लेके शिफ्ट किया जाएगा विधायकों को, तो वहां कौन है? वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, दीपक चौबे मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, वो दिल्ली में है और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के कमरे में कौन परिंदा पर मारता ये दीपक बहुत अच्छे से समझते हैं। दीपक, एक चाबी तो है रवि सराफ जहां बैठे हुए हैं गुवाहाटी में, वहां सब लोगों के साथ हैं। एक चाबी जो है ताला खोलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कर रही है, लेकिन जो असली चाबी का जो मास्टर है, मास्टर की जो है वो दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है जहां आप बैठे हुए हैं। तो उस चाबी का जो मास्टर की है उसको लेकर जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? विजय जी, देखिए, अगर बता दूं तो जो मास्टर की है जहां से महाराष्ट्र का जो पिच है वो जो तैयार होगी, यहाँ पे बिल्कुल शांति है। अभी ये सिर्फ
देख रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र में, और बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो इंतजार कर रही है कि कब बहुमत आए उनके पास, उसके बाद वो आगे का गेम खेले। हालांकि पिछली बार कुछ गलतियां हुई थी देवेंद्र फडणवीस से, इसीलिए बीजेपी उस गलती को दोहराना नहीं चाहती कि जिस तरीके से जसप्रीत शुक्ला ने कहा कि सुबह 5 बजे उठते ही शपथ ले लिया गया था, तो वो बीजेपी इस बार गलती नहीं करना चाहती है। बीजेपी इस बार बहुत शांति से चाहती है कि पहले सब कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद ही शपथ लिया जाए। हालांकि जो समर्थन है वो लगातार, जो समर्थक वहाँ पे जो होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, समर्थकों को तो मना नहीं किया जा सकता, पर बीजेपी के जितने भी बड़े जो नेता हैं वो अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। विजय जी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा सैनी से, तो उन्होंने न्यूज इंडिया पे कहा कि बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी नहीं चाहती कि सरकार गिरे, पर खेल पूरी जनता देख रही है, आज देश पूरा देख रहा है कि आखिर महाराष्ट्र में जो हलचल चल रही है वो क्या है। जी दीपक, ये वेट एंड वॉच है या तूफान से पहले की शांति है? अक्सर ऐसा हुआ है कि आपने बहुत बार ऐसी खबरें दी भारतीय जनता पार्टी की, जो उस समय वहाँ पर पार्टी ऑफिस में सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटे की चादर में से आपने कुछ खबर निकाली, वो खबर बता दीजिए, क्या कर रही है मास्टर की? देखिए, दरवाजे के पीछे तो बहुत खेल हो रहा है। हालांकि बैठकों का दौर जारी है। अगर कहा जाए कि बीजेपी के जो चाणक्य लगातार कहे जाते हैं, उनके घर पे भी कई बार ऐसी मीटिंगें हो चुकी हैं। कल रात को भी एक बैठक हुई थी, हालांकि क्योंकि देर रात ये बैठक हुई थी, तो जानकारी, मतलब कहा जा रहा है कि रणनीति तैयार है। अगर बात की जाए तो जो महाराष्ट्र के जो प्रभारी है, बीजेपी प्रभारी सीटी रवि, मेरी उनसे भी थोड़ी देर पहले फोन पे बात हुई थी, तो हालांकि वो मना कर रहे हैं, पर वो लगातार जो बीजेपी के जो महाराष्ट्र के जो नेता हैं उनसे वो लगातार संपर्क में है और पल पल की वो जानकारी ले रहे हैं। तो लगातार बीजेपी जो आला कमान है वो नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार नजर बनाए हुए, क्योंकि बार बार जो महाराष्ट्र प्रभारी सिटी रवि है वो उनको फीडबैक जानकारी दे रहे हैं कि कौन कितने सांसद संपर्क में है, कितने विधायक वहां पहुंच चुके हैं। तो लगातार आपने जैसे कहा ना कि चाबी यहाँ है, चाबी भले यहाँ बंद दरवाजे के पीछे अभी क्या चल रहा है ये बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मीटिंगों का दौर चालू है बंद कमरों में, वो बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, ये जो चाबी है और ये जो 3 जगह पर एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, इसका एक संभावित जो नतीजा है वो आपको क्या दिख रहा है? क्या आप समझ रहे हैं कि ये सरकार जाने वाली है? विजय भाई, जिस दिन से सरकार का गठन हुआ जी, उस दिन से ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को हटाने की कोशिश ना की हो जी, और ऐसा कौन सा दिन है जब उन्होंने अपने इस कोशिश में असफलता हासिल की? अभी तो लगातार पिछले 31 महीने से ये सबों के सामने है। हर दिन उनकी तरफ से कोशिश होती है और हर दिन हम लोगों की तरफ से उनकी कोशिश को निर्मूल किया जाता है जी। तो अभी अगर हम अपने पुराने अनुभव के आधार पर बात कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी यही होगा, क्योंकि जो अंक गणित है वो अंक गणित अभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो नाम आ रहे हैं, संख्या आ रही है, अभी इसकी ऑथेंटिसिटी को सिद्ध करना, मैं सोचता हूँ एक टेढ़ी खीर है। और इसका इशारा आदरणीय संजय राउत साहब ने अपने स्टेटमेंट पे भी किया है। तो ये अभी समय बताएगा, क्योंकि अगर देखिए, अगर सारी चीजें ठीक हो चुकी होती तो फिर इंतजार किस बात का होता? बिल्कुल इंतजार का मतलब ही ये है कि अभी स्थिति पूरी तौर से नियंत्रण में नहीं आ पाई है, कोशिश जारी है जी। तो अगर कोशिश उधर से जारी है तो कोशिश इधर से भी जारी है जी। ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक तरफा कोशिश चल रही हो जी जी जी। तो कोशिशें दोनों तरफ से जारी हैं। अब ये आने वाला समय तय करेगा और मुझे लगता है कि इसका पटाक्षेप आने वाले 1-2 रोज में होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा खींचेगा ऐसा मुझे नहीं लगता जी। शेख साहब, एक तो श्रीवास्तव साहब की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं इस सरकार को गिराने की। जैसे श्रीवास्तव साहब ने कहा कि हर दिन आप कोशिश कर रहे हैं, नाकाम भी रहते हैं, जो लोग लड़ते हैं वो करते हैं, लेकिन मुंबई के ही और देश के सबसे बड़े राइटर हैं जावेद अख्तर साहब, उन्होंने कहा फाइटर हमेशा जीतता है। तो अब ये फाइटर कौन जीतेगा? श्रीवास्तव साहब भी हमेशा एक्सरसाइज करते हैं आपकी कोशिशों को नाकाम करने की, और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं सरकार को गिराने की। अब इसमें कौन सा फाइटर जीतेगा ये तो बात है, लेकिन अभी इस कोशिश में कई बार होता है, एक पुश होता है, एक ट्रिगर होता है। आज एक ट्रिगर पॉइंट आपको मिल गया है हिंदुत्व को लेकर, जो एकनाथ शिंदे ने उठाया। क्या आपको लगता है कि ये ट्रिगर पॉइंट इस बार काम कर जाएगा?
देखिए विजय जी, जहां तक सरकार की बात है, मैं डे वन से एक बात कह रहा हूं कि ये सरकार गिरेगी, लेकिन हमको गिराना नहीं पड़ेगा। ये अपने खुद के जो वैचारिक असमानता का जो इनमें वजन है उसके चलते गिरेगी और भड़बड़ा के गिरेगी। और ये भड़बड़ाहट मुझे शिवसेना में आज दिख रही है, क्योंकि जो चिट्ठी का बम भी जो फूटा है वो बड़ा स्पष्टता बता रहा है कि शिवसेना के अंदर कितना ज्यादा असमंजस की स्थिति है, शिवसेना के अंदर कितना रोष है, कितने शुद्ध है शिवसैनिक आज उद्धव ठाकरे सरकार से। और आप अपने ग्राउंड रिपोर्टर से भी पूछिए, मुंबई में शाखाएं किस प्रकार से शिवसेना की मुरझाई है पिछले 2-2.5 साल में, और लोगों की किस प्रकार से कमी हुई है। ये बताता है कितनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी, क्योंकि इन्होंने अपना वैचारिक जो था अनुष्ठान उसको छोड़ दिया था। और अब जो शिव सैनिक क्लेम कर रहे हैं या रिक्लेम कर रहे हैं, संभवतः मुझे ऐसा लगता है दूर से देखकर कि वो ओरिजिनल शिवसेना को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाला साहेब की थी। अभी शर्मा जी आपके साथ बैठे हैं, जिन शब्दों मैं शर्मा साहब के पास ही जाना चाहता हूँ। जी शर्मा साहब, ये क्या वैचारिक धरातल का क्या है? आप एक लेखक हैं, कौन सी रियल बात है? हाँ हाँ, इसलिए ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ आगे वो कितनी सच है आप इसको बता सकते हैं। मैं शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि क्या बाला साहेब ने एक बात सही कही थी कि कांग्रेस का समर्थन हिजड़े करते हैं? अब उस पर आप क्या कहेंगे? और ये बात सही है कि नहीं, आप विजय जी से पूछ लीजिए, उनका वक्तव्य है ये बाला साहेब का। शर्मा साहब, कुशलेंद्र शर्मा साहब, आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं शेख साहब के बयान पर? और दूसरा मैं ये समझना चाहता हूं कि ये बयान मेरा नहीं, बाला साहब का बयान है ये। जी कुशलेंद्र शर्मा साहब, शर्मा साहब को शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हमारी आवाज शर्मा साहब तक नहीं पहुंच रही है। श्रीवास्तव साहब, शर्मा साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं मिल पा रही है शायद उनको। श्रीवास्तव साहब, ये बताइए कि अभी शर्मा साहब तक तो आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन क्या वैचारिक धरातल एक पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल जो सरकार है उसमें इतना बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि वो सरकार गिर जाए? मैं इस बात से असहमत हूं। कारण मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक दल का जो गठन होता है उसमें उनके अपने उद्देश्य पूरी तौर से होते हैं और उसका पंजीयन चुनाव आयोग करता है। जी। जब ये तीनों दलों की सरकार बनी, उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम तैयार किया और उसको ये तय किया कि जो भी राजनीतिक दल हैं तीनों अपनी अपनी विचारधारा पे काम करते रहेंगे, लेकिन सरकार को चलाने के लिए ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जो देश के संविधान के अंतर्गत है। और उसी आधार पे सरकार काम कर रही है। वहाँ महाराष्ट्र में आज भी काम कर रही है, कल ही उसकी कैबिनेट की बैठक भी हुई है। तो सरकार चलती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे। अब बात आती है, हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी विचारधारा होती है जी, और हर राजनीतिक दल को अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करने की छूट होती है। जैसे कि मैं आपको याद दिला दूं, कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती जी के साथ, आदरणीय महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई जी। दोनों सरकारें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम कर रही थी। लेकिन तब आपने आलोचना की थी उनकी जी, तब आपने आलोचना की थी उनकी कि ये दोनों लोग अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। हाँ बिल्कुल, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ कि दोनों चूंकि अलग अलग एजेंडे पे लड़े, दोनों अलग अलग मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़े थे और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं, वो वहां पर अपने एजेंडे पे काम कर रहे थे और आदरणीय महबूबा मुफ्ती साहिबा अपने एजेंडे पे काम कर रही थी। वही स्थिति बिल्कुल महाराष्ट्र में है कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपने हिंदुत्व के मुद्दे पे कभी भी कोई समझौता किसी मुद्दे पे नहीं किया। ये पहली बार था कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने विधानसभा में खुल के इस बात को कहा था और हम लोग चूंकि उनका महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होने के उपरांत भी हमने उसको स्वीकार किया था। तो ये राजनीतिक दल अपने अपनी विचारधारा पे काम कर रहे हैं और हम भी अपनी विचारधारा पे काम कर रहे थे। यदि उस समय हम लोगों ने कोई बात की है तो उस पर कभी भी शिवसेना ने कोई आपत्ति नहीं ली। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये हिंदुत्व के मुद्दे पे जाने वाली सरकार है। मेरा कहना यह है ये हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, ये महत्वाकांक्षा का मुद्दा है। और जो राजनेताओं में होता है इसमें कोई अनहोनी चीज नहीं है, पर देखना यह पड़ता है कि जो हम कह रहे थे पहले, क्या हम उससे डेविएट कर रहे हैं, क्या हमारा चरित्र बदल रहा है,
क्या जो हमने जनता से वायदे किए ठीक थे है। उन वायदों इस के पे खिलाफ जाकर हम काम कर कुशलेंद्र रहे जी से हैं, बात ये मुद्दा कर- है चर्चा का। जी श्रीवास्तव साहब, ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा बहुत खूबसूरत सा शब्द गढ़ा है सारे राजनीतिक दलों ने, इसे क्या मैं राजनीतिक मजबूरी कह सकता हूँ छोटे शब्दों में? नहीं, क्योंकि मैं नहीं, तो नहीं, आज- नहीं, नहीं विजय भाई, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब भी अलग अलग मैनिफेस्टो पे या विभिन्न सिंबल पे पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो जो आदरणीय राज्यपाल महोदय होते हैं या आदरणीय राष्ट्रपति होते हैं, वो उन पार्टियों से पूछते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है। जी तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप सरकार चलाएंगे, तो आप चलाएंगे कैसे? क्योंकि वहां पे जो सरकार चलती है वो माननीय महामहिम के नाम से चलती है। तो महामहिम इस बात को पूछते हैं कि आप जब सरकार चलाएंगे, आप बताइए आप कैसे चलाएंगे, क्योंकि आप लोग तो अलग अलग विचारधाराओं से आए हैं, आप अलग अलग चुनाव चिन्ह पे चुनाव जीते हैं, आप बताइए। तो उस समय सारी राजनीतिक दल बैठकर अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा बनाते, वो पेश करते महामहिम साहब को, वो और मैं उसके समझ आधार पर फिर जी समझ गया इस बात को। वैसे आपने जो कहा कि लार्जेस्ट पार्टी को, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को वो उसका मौका मिलता है, लेकिन यहाँ तो महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को नहीं, मौका मैंने नहीं दूसरी बात की, या तो लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाता है, बुलाया था ना इसके पहले जो नहीं, ओथ ठीक है, हुई है, वो तो कोई बात रात नहीं। के अंधेरे कुशलेंद्र में- जी, रात के अंधेरे में, समझ गया मैं बात। तो वो कुशलेंद्र फ्लोर पे जी- कहाँ सिद्ध कर पाए थे जी बहुमत? कुशलेंद्र जी, तब उसके बाद दूसरे ग्रुप को बुलाया। कुशलेंद्र जी, क्या मैं श्रीवास्तव साहब की बात को ठीक समझ रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि आपने जब सरकार बनाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मैं राजनीतिक मजबूरी नहीं कह रहा, जो श्रीवास्तव साहब ने कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अपने हिंदुत्व के एजेंडा को अपनी फाइल के नीचे रख दिया? नहीं, उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं था। अभी जो एनसीपी के प्रवक्ता बता रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने जो कहा सच कहा। हम अपने हमारा जो हिंदुत्व का एजेंडा था, जो हमारा हिंदुत्व है, हम किसी दूसरी पार्टियों से उधार लेने वाले हिंदुत्व नहीं है। हमारा जो हिंदुत्व है उसके आधार पर हम काम कर रहे थे। बाकी महाराष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए तीनों पार्टियों ने मिलकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। सब कोई अपने अपने पार्टी में जाते हैं जो अपने कार्यकर्ताओं, लेकिन उस समय हिंदुत्व के एजेंडा को नीचे रख दिया ना आपने। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, मैं मान गया आपका, लेकिन आपका जो एजेंडा था, जो वैचारिक धरातल था, उसको नीचे रख दिया ना, ये तो मानते हैं ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बॉस। वो जहां पर हिंदुत्व था, जिस हिंदुत्व को लेकर के आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी चले थे, उस हिंदुत्व के अनुरूप ही हम काम कर रहे थे। हमारा एजेंडा जो था जी, उस एजेंडे पर ही काम कर रहे थे। ठीक है। ये महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास कि शिवसेना के विधायक दल के नेता, नए नेता अजय चौधरी को मान्यता की बात हो रही है कि शिवसेना के विधायक दल के नए नेता अजय चौधरी को मान्यता दी है। विधानसभा के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और डिप्टी स्पीकर हैं नरहरि साहब ने उनको मान्यता दे दी है। नरहरि जरवाल जो हैं, जो इस समय डिप्टी स्पीकर है और कार्यवाहक अध्यक्ष भी है, उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएलपी नेता के रूप में खारिज कर दिया है और अजय चौधरी को मान्यता दी है। आपको याद हो कि एकनाथ शिंदे जो है पहले एकनाथ शिंदे जो है पहले पार्टी के लीडर हुआ करते थे विधानसभा में, और अब जरवाल साहब ने उनको, अजय चौधरी को मान्यता दे दी है। कुशलेंद्र जी, इसका क्या मतलब माना जाए? मतलब अब आपने कहा कि भाई अब दोस्ती खत्म, शिंदे साहब अब हमारा और आपका रास्ता खत्म हो गया। ये जो क्या बोलते हैं उसको, गर्भनाल को काट दिया है आपने शिंदे साहब के साथ, ये मतलब हुआ? बिल्कुल, हम संवैधानिक जो दायित्व है शिवसेना का, हम संवैधानिक दायरे में रहकर के हम अपना काम कर रहे हैं। पार्टी का व्हिप पार्टी ही तय करती है कि व्हिप जारी करने वाला मेरा कौन व्यक्ति होगा। ये संवैधानिक चीजें हैं, और संवैधानिक चीजों में पार्टी, चूंकि शिवसेना है, उसके मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे हैं, पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे हैं, उन्हें तय करने का अधिकार है कि शिवसेना पार्टी का व्हिप कौन जारी करेगा। तो जो भी फैसले आए हैं शिवसेना के पक्ष में, वे तर्कसंगत है और संवैधानिक है। जी श्रीवास्तव साहब, एक छोटा वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप विद्वान लोगों में से हैं, कि अजय चौधरी को मान्यता देना, हालांकि ये तो फैसला उनको करना था विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं या कार्यवाहक अध्यक्ष नरहरि जरवाल, लेकिन आज जो संकट है, देखिए एकनाथ शिंदे को जब बनाया गया तो पार्टी के प्रमुख के तौर पर उद्धव ठाकरे ने उनको नेता के तौर पर अपॉइंट किया और मान लिया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी टेक्निकल। लेकिन जब आज पार्टी में क्राइसिस है, मेजोरिटी को लेकर आशंका है, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष को इस तरह का फैसला करना चाहिए? क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री की बहुमत जो है वो है सवालों के घेरे में। विजय भाई, संविधान के 10th
एनेक्सर में बहुत स्पष्ट है जी कि इन सारे मामलों में जो माननीय अध्यक्ष, माननीय जो स्पीकर होते हैं, जी उनका निर्णय अंतिम है और उसको किसी भी कोर्ट में जाकर आप चैलेंज नहीं कर सकते, डिबार किया हो। नहीं, मैं आपसे राजनीतिक समझ तो- की बात कर रहा था। चलिए जी, मैं राजनीतिक आधार पे ही आपको बता रहा हूँ। तो चूंकि स्पीकर एक राजनीतिक व्यक्ति होते हैं और वो इस बात को तय करते हैं कि इस मौके पर क्या फैसला लेना चाहिए जो विधानसभा के हित में होगा। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने फैसला लिया है वो निश्चित रूप से बहुत सोच समझ के, समग्रता के साथ, क्योंकि ये घटना आज की नहीं है, परसों तय हो गया था। परसों आदरणीय एकनाथ जी को हटा दिया गया था। चलिए, तो एक लंबी इस पे बहस हुई है, लंबा लीगल। ठीक है श्रीवास्तव साहब, opinion बहुत ली। बहुत शुक्रिया। वक्त इस वक्त मेरे पास बहुत कम है। आपका शेख साहब, गुलरेज शेख साहब, श्रीवास्तव साहब, कुशलेंद्र जी, पीयूष और रवि साहब और दीपक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया। लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला बना रहेगा। महाराष्ट्र में, मुंबई के राजनीतिक समुद्र में कब टाइड आ रहा है, कब लो चल रहा है, ये सब खबर हमारे ग्राउंड जीरो पर बैठे हुए रिपोर्टर्स, मेरे सहयोगी आपको देते रहेंगे, इसलिए कहीं जाने का नहीं।